हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर नंबर 14 क्लास 8 का जो अध्याय 14 है। इसकी शुरुआत यहां पर हो रही है आज। इसका नाम है गुणनखंडन। तो सबसे पहले हम इस अध्याय के बारे में कुछ बेसिक बातों को समझेंगे, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको। उसके बाद हम जो प्रश्नावली 14.1 है इसके सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की सभी वीडियोज़ के लिंक यानी जो दूसरे चैप्टर्स के वीडियो हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक बातों को, उसके बाद हम प्रश्नों को शुरू करेंगे। तो बेसिक बातों में देखो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे चैप्टर का नाम है गुणनखंडन, तो आपको पता होना चाहिए गुणनखंडन क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए, हालांकि आपको पता होंगी बट फिर भी एक छोटा सा, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। जैसे अभी हम बीजीय व्यंजक की बात थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है, चैप्टर बीजीय व्यंजक के बारे में। लेकिन अभी हम एक सिंपल नंबर लेते हैं, कोई एक संख्या सोचो आप, सिंपल सी छोटी सी, जैसे मान लो 15। ठीक है, ये एक छोटी संख्या है। अब 15 किस किस के पहाड़े में आता है ये आपको सोचना है। ठीक है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आवाज़ बीच बीच में अजीब अजीब हो जाएगी, तो उस पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो 15 जो है किस किस के पहाड़े में आता है। देखो, एक के पहाड़े में तो भैया सब आते हैं, तो एक तो आंख बंद करके लिख सकते हो। ठीक है, तो एक के पहाड़े में आता है, अपने पहाड़े में भी सभी आते हैं, मतलब 15 है तो 15 के पहाड़े में तो आएगा, तो 15 भी आंख बंद करके लिख दो। ठीक है, तो एक के पहाड़े में आ रहा है, 15 के पहाड़े में आ रहा है, 3 के पहाड़े में 15 आता है, 5 के पहाड़े में 15 आता है। ठीक है, तो 1, 3, 5, 15 इनके पहाड़े में खुद 15 आ रहा है। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हैं, ये 15 के गुणनखंड हैं। ठीक है, ये क्या है, 15 के गुणनखंड। और 15 इनका क्या होगा, गुणज। ठीक है, ये जो 15 है ये इन सब का क्या होगा, गुणज होगा। ठीक है, और ये सब क्या है, गुणनखंड है। एक खास बात क्या है कि 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो याद रखना कोई भी संख्या अपनी ही गुणज भी होती है, गुणनखंड भी होती है। ठीक है ना, तो वो खैर ये सब छोटी छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि ये गुणनखंड हैं 15 के। अब इसमें से आप बताओ, जो भी 1, 3, 5 और 15 आया, इसमें से अभाज्य कौन कौन है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पर 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हों। ठीक है, जैसे अगर हमें चेक करना हो 1, 2, 3, 4, 5 में कौन कौन अभाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि देखो एक का तो एक ही गुणनखंड होता है, खुद एक। मैंने क्या कहा, 2 गुणनखंड होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तभी हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। 2 एक के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 एक के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 एक के में, 2 के में, 4 के में भी आता है, 5 एक और 5 में आता है। तो यहाँ पर देखो केवल और केवल 2 गुणनखंड है, केवल और केवल 2, 1 2 1 2, यहाँ पर भी 1 2। तो मतलब ये 2, 3, 5 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। हालांकि ये सब मैं आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ा चुका हूँ, बट हो सकता है किसी ने वो वीडियोस ना देखी हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आता होगा 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो जो ये 15 है ना, कोई भी संख्या अपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, कोई भी प्राकृत संख्या। ठीक है, जैसे 15 है मेरे पास, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 3 और 5। तो मैं 15 को 3 गुणा 5 लिखूंगा, हो जाएगा बराबर। कैसे, 5 गुणा 3 कितना हुआ, 15 ही तो होगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब भी हम किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, ठीक है, यहाँ पे गुणा करके लिखा है, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तब इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंडन। ये आप याद रखना। ठीक है, तो गुणनखंड और गुणनखंडन में अंतर समझ में आ रहा है थोड़ा। हालांकि ये सिर्फ गुणनखंडन नहीं बोल रहा मैं, गुणनखंडन के साथ एक और शब्द लगा रहा हूँ, अभाज्य। तो ये अभाज्य गुणनखंडन है, जो ये सफ़ेद वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ गुणनखंडन की बात करूँ, अभाज्य ना बोलूँ, तो उसका मतलब होगा किसी भी संख्या के गुणनखंड प्राप्त करना। ठीक है ना, और अगर मैं अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल में लिख दूँ तो उसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंडन का मतलब क्या होगा, गुणनखंड करना। अगर आप अभाज्य लगा दे रहे हो तो मतलब आपने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर में लिख दिया, ऐसा करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो चलिए अब अपने
सवालों को शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले एक और चीज़ लेते हैं। चलो अब सवाल शुरू करने से पहले अभी हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, बीजीय व्यंजक के। तो बीजीय व्यंजकों से भी समझ लेते हैं। मान लो आपके पास है 15xy, ये बीजीय व्यंजक है। अब इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, 15 3 गुणा 5 गुणनखंडन कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे x भी है तो गुणा में x लिखोगे, y भी है तो गुणा में y लिखोगे। अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हम इसको अभाज्य गुणनखंडन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि 3 और 5 के बारे में तो हमें पता है, लेकिन x और y क्या है हमें नहीं पता ना, कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, तो हमें कैसे पता वो अभाज्य है या नहीं है। तो ये गुणनखंडन तो है, लेकिन अभाज्य गुणनखंडन यहाँ पे नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका अलग से नाम होता है बीजीय व्यंजक में। वो क्या नाम होता है, एक शब्द में बोले तो अब ये हो जाएगा आखंडनीय रूप। ठीक है, क्या हो जाएगा, आखंडनीय रूप। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें एक्स वाई के बारे में नहीं पता भैया है क्या वो। ठीक है ना, अभी सबको लेके चलना है। तो ये समझ में आ गया। ठीक, चलिए ये सारी बातें आपको पता हो गई हैं। अब प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। ये रहा अपना पहला प्रश्न। ठीक है, ये दिख रहा है, हाँ। चलिए क्या बोला गया यहाँ पे, यहाँ पे बोला गया दिए गए पदों में सार्वगुणन खंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणन खंड मतलब जो जितने भी पद होंगे सब में होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले सवाल की बात करूं, ठीक है, तो पहला जो सवाल है इसमें दो चीज़ें हैं, एक है 12x, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और एक है 36। ठीक है, तो यहाँ पर इनका हमें सार्वगुणन खंड निकालना है। सार्वगुणन खंड का मतलब होता है कि अगर आप मान लो दो चीज़ें ले रहे हो तो दोनों के पास हो वो गुणनखंड, 3 है तो तीनों के पास हो, मतलब जितने पद भी आप ले रहे हो सबके पास हो। तो यहाँ पे दो पद हैं, एक है 12x और एक है 36। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के पहले टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, तो 12 आपको पता है, 2 दूनी 4 तियाँ 12 होगा, साथ में क्या है x, तो गुणा में x भी लिख दो। किसी को ऐसे नहीं आता है कैसे करेंगे, या कोई बड़ा नंबर तो ऐसे कर लेना, 2 6 12, फिर 2 तियाँ 6, फिर 3 1 हम 3, क्या आया 2 दूनी 4 तियाँ 12, जो यहाँ पे लिखा मैंने। ठीक है, चलिए इसी तरह से 36 को देखोगे आप। ठीक है, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 3 आएगा। फिर से जिसको नहीं आता हो 36 का ऐसे निकाल के देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपको लिखना है सार्वगुणनखंड। मैंने क्या बताया था, सार्वगुणनखंड का मतलब जो जितने भी लोग हैं सबके पास होते हैं। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक ये और एक ये, दोनों के पास होना चाहिए। तो दोनों के पास देखो कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, तो दोनों के पास यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, ये दोनों के पास है। यहाँ पर भी देखो ये भी दोनों के पास है, और क्या चीज़ है, ये भी देखो दोनों के पास है। ठीक है, तो जो दोनों के पास है, दोनों के बदले में 1 लिखोगे, यानी ये 2 और ये 3। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, इन सबको मिला के लिख दो ऐसे 12। ठीक है, हालांकि सार्वगुणनखंड में 2 2 3 आएगा, बट यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो दोनों के पास होता है तो 12। तो 12 के पहाड़े में 12 भी आएगा, 12 के पहाड़े में 36 भी आएगा। जैसे आप HCF निकालते हो, यहाँ पे वो चीज़ पूछी जा रही है, समझ लो। ठीक है ना, क्योंकि अगर सिर्फ सार्वगुणनखंड ही हमें बताना होता तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं कि 2 2 और 3, लेकिन जो पीछे उत्तर दिया गया है वो ऐसे नहीं दिया गया 2 2 3, वो इनको गुणा करके दिया गया है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आप आंसर मैच करोगे तो मैच नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ऐसे गुणा करके ही लिखना है, क्योंकि पीछे गुणा करके ही उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड ये होगा इसके। ठीक, ये समझ में आ गया पहला। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या है, 2y और 22xy। तो 2y का मतलब क्या है, 2 गुणा में y, 22xy, 22 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे में 11, 11 दूनी 22 होता है, गुणा में x गुणा में y। तो यहाँ से फिर से सार्वगुणनखंड यहाँ पे लिखना है, क्या होगा 2 और y भी, क्योंकि y भी दोनों के पास है, तो 2y, 2 गुणा y 2y हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ से 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक तो 2 आएगा दोनों के पास है, और यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। ठीक, इसी तरह से तीसरा देखो, तीसरे में क्या है, 14 PQ और फिर क्या 28
p का वर्ग q का वर्ग। तो 14 को आप लिख सकते हो 2 गुणा में 7, 14 हुआ, 7 में गुणा में p और q। और 28 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 सत्ते 28। जिसको नहीं आता फिर से बोल रहा हूँ, टुकड़ा कर लेना। p का वर्ग मतलब हुआ p गुणा p, और q का वर्ग मतलब हुआ q गुणा q। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड जो दोनों के पास हैं क्या क्या है, देखो 1 2 1 2, तो 2 है दोनों के पास। 7 7, एक 7 भी दोनों के पास है। p p, एक p तो दोनों के पास है। q q, इनको गुणा कर लोगे 2 सत्ते 14 p q। ठीक है, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो। अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 14 है, जब 14 के पहाड़े में 14 आएगा 28 आएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे आप लोगे तो छोटी घात वाला नंबर ले लेना। जैसे p की घात 2, p की घात 1, तो p की घात छोटी कौन है, p की घात 1 वाली, तो 1 p आएगा। ठीक है, q की घात 2, q की घात 1, q की घात छोटी कहाँ है, ऊपर, तो q की घात 1 कॉमन आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, चौथा हिस्सा क्या है इसका। ठीक है, चौथे में देखो 3 लोग आ गए। कौन कौन है, 2x, 3x की घात 2 और 4। तो यहाँ पर ये हो गया 2 गुणा x, ये हो गया 3 गुणा में x गुणा में x, क्योंकि x की घात 2 है तो मतलब x गुणा x। 4 हो गया 2 गुणा में 2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ भी जो सबके पास हो, नहीं। ठीक है, जब कुछ भी आपको ना दिखे, जब कुछ भी आपको ना दिखे कि सबके पास है, तब समझ लो सार्वगुणनखंड एक आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई एक तो कहीं भी लिखा जा सकता है ना गुणा में ऐसे करके, समझ लो। जब कुछ नहीं दिख रहा तो एक होगा। ठीक है, तो आप एक यहाँ अलग से लिख के दिखाओ मत दिखाओ कोई बात नहीं, अगर कुछ आपको नहीं दिखता तो आप यहाँ एक लिखोगे सार्वगुणनखंड में। ठीक है भाई, तो ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा हिस्सा। पांचवे में क्या है, 6ab फिर क्या है 24ab का वर्ग, फिर क्या है 12a का वर्ग b। ठीक है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 3 कितना होगा 6, साथ में है a गुणा b गुणा c। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 24 को 2 से किया तो 12, फिर 12 को 2 से किया 6, फिर 2 गुणा 3। ठीक है, चाहे चेक करके देखो, 2 दूनी 4 तियाँ, जो दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24। फिर क्या है, गुणा में a है और b का वर्ग मतलब b गुणा b। फिर 12 है, 12 को लिखो 2 दूनी 4 तियाँ 12, a का वर्ग है मतलब a गुणा a 2 बार आएगा, फिर b। तो यहाँ से क्या क्या एक जैसा है, देखो यहाँ से 1 2 1 2 1 2, तो 1 तो 2 आ जाएगा, और 3, हाँ ठीक है 3 3 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ए एक तो ए आएगा सबके पास। ठीक है, और बी भी सबके पास है क्या, हाँ बी भी सबके पास है। ठीक है, सी सबके पास नहीं है, तो कितना हो गया 2 3 6 ए बी। इतना बड़ा नहीं करना तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो यहाँ से। यार पहले नंबर में देखो 6 24 12, सबसे बड़ा नंबर बताओ जिसके पार्ट में 6 भी 12 भी और 24 भी आता है, तो 6 हो जाएगा। और जो ए बी सी है इसमें छोटी पावर देखें, यहाँ पे ए की घात 2, ए की घात 1, ए की घात 1, तो ए की घात सबसे छोटी कौन है 1, तो ए की घात 1 कॉमन आएगा। बी में देखो बी की घात 2, बी की घात 1, बी की घात 1, बी की घात सबसे छोटी क्या है 1। सी में देखो सी यहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं मतलब सी की घात 0, तो सबसे छोटी घात सी की घात 0 मतलब सी है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ से हटा दो, तो 6 भी ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से ये बाकी जो हिस्से बच गए हैं, ठीक है, आप इनको आराम से कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया पहला सवाल, बाकी इससे आप खुद करोगे। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे बोला गया निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, तो हमें गुणनखंड करना है। पहला हिस्से शुरू करते हैं, पहला हिस्सा ये रहा। ठीक, तो जिसका पहला हिस्सा है इसमें है 7x माइनस 42, दो अलग अलग पद हैं। आप क्या करना, देखो अब आप सिंपल सोचो, ठीक है, कि सबसे बड़ा पहाड़ा जिसके पहाड़े में 7 भी आता है 42 भी आता है, सबसे पहले आपको सिंपली ये सोचना है। ठीक है, तो यार सबसे बड़ा पहाड़ा जिसके पहाड़े में 7 भी आ रहा है और 42 भी, तो खुद 7 होगा, 7 के पहाड़े में 7 भी आएगा, 7 के पहाड़े में 42 भी आएगा। जब आपने इतना सोच लिया, फिर x की घात 1 है, यहाँ x नहीं है तो मतलब x की घात 0 है, मतलब x तो दोनों के पास नहीं है ना, तो x को छोड़ दो।
अब यहाँ पे आ जाओ। अब अंदर क्या लिखते हैं हम, अंदर हम क्या लिखते हैं, ठीक है, अंदर हम वो लिखते हैं जिसको इससे, जो बाहर लिया है हमने, इससे गुणा करने के बाद ये ऊपर वाली चीज़ बन जाए। जैसे अंदर क्या बचेगा, 7 को मैं किससे गुणा करूँ कि ये 7x बन जाए, तो 7 को x से गुणा करेंगे, 7 गुणा 1 7x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 7 को मैं किससे गुणा करूँ कि 42 बन जाए। भाई 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 42 आ जाएगा, वो अंदर बचेगा, 7 6 42। ऐसा मत करना कि हमने यहाँ से 7 बाहर लिया तो घटा के लिखेंगे, नहीं, 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 42 आ जाए, वो नंबर लिखा जाता है। तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 42 आएगा। तो जो ये व्यंजक था इसके गुणनखंड होगा, है ना, एक गुणनखंड होगा 7, दूसरा गुणनखंड होगा x माइनस 6। यानी कि दोबारा सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 7x माइनस 42 अपने पास एक बीजीय व्यंजक था, हमें इसके गुणनखंड करने थे। तो 7x माइनस 42 के यहाँ पे हमें दो गुणनखंड मिल रहे हैं, पहला है 7, दूसरा है x माइनस 6। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो ये तो पहला सवाल था। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ देखो, 6p माइनस में 12q। चलो सबसे बड़ा नंबर जिसके पहाड़े में 6 भी आता है 12 भी आता है, खुद 6 है, ठीक है ना, तो 6 के पहाड़े में 6 भी आएगा 12 भी आएगा। p है यहाँ, q है, तो ये तो कॉमन नहीं आएगा। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ कि 6p बन जाए p बार, या फिर ऐसे समझ लो 6 को किससे गुणा करूँ कि 6p आ जाए, 6 गुणा p 6p, ठीक है, माइनस 6 किससे गुणा करूँ कि 12 बन जाए 2 से, 6 दूनी 12 और साथ में q, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल देखो क्या कहता है। तीसरे सवाल में 7a का वर्ग प्लस में 14 है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको ये चैप्टर आसान लगता जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 7 और 14, 7 के पहाड़े में 7 भी आ रहा है 14 भी आ रहा है, ए यहाँ पर भी है ए यहाँ पर भी है। जब ऐसा हो तो मैंने क्या कहा, छोटी घात वाला बाहर लेते हैं। तो ए की घात 2 है, ए की घात यहाँ 1 है, तो छोटा कौन हुआ, ए की घात 1, ठीक है। अब यहाँ से 7 बाहर ले चुके हैं, ए की घात 2 में से एक ए बाहर ले चुके हैं, एक ए अंदर बचेगा, तभी तो गुणा करोगे तो 7 ए और ए स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 7 का पहाड़ा कितनी बार की 14 आ जाए 14 आ जाए 2 बार, 7 दूनी 14, एक ए था हम बाहर ले चुके हैं तो अंदर अब मत लिख देना, ठीक है। तो मतलब ये भी हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं चौथे की बात करूं, चौथे में क्या है, -16z प्लस में 20z की घात 3। तो यहाँ पर देखो 16 और 20 में सबसे बड़ा नंबर जिसके पहाड़ में 16 भी आता है 20 भी आता है कौन है, सोचो, 4, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 बाहर लिया, z की घात 1 है, z की घात 3 है, तो छोटा कौन है, z की घात 1 वाला, तो z कॉमन लेंगे, यही वैनिस्ट आ जाएगा बाहर। अब देखो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ कि 16 है, 4 का पहाड़ा 4 बार 16, लेकिन ये -16 आना चाहिए तो माइनस लगाओगे, 4 गुणा में -4 -16, जेड बाहर ले चुके हैं। फिर यहाँ प्लस है, 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंजे 20, जेड की घात 3 में से एक जेड बाहर लिया तो मतलब जेड की घात 2 अंदर बचा रहेगा, ठीक है ना। तो जेड गुणा में जेड का घात 2, जेड की घात 3 बन जाएगा, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है। जेड गुणा में जेड की घात 2 करोगे, जेड की घात 3, क्यों गुणा में घाते जुड़ जाएंगी अगर आधार एक जैसे हो तो घातांक जुड़ जाएंगे, ठीक। पाँचवा, ठीक है, पाँचवें में क्या है देखो, 20 एल की घात 2m प्लस में 30 ए एल एम। तो 10 के पहाड़े में 20 भी आएगा, 10 के पहाड़े में, ठीक है, यहाँ पे 30 है, 10 के पहाड़े में 30 भी आएगा, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, कितना है 30 ए एल एम, ठीक है। तो 10 तो बाहर आ गया। एल में देखो यहाँ पे एल की घात 2 है, एल की घात 1 है, तो एक एल बाहर आएगा, यहाँ एम यहाँ एम, ए तो दोनों के पास है ही नहीं, जो दोनों के पास नहीं है उसको बाहर मत लेना, ठीक है। अब यहाँ से 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 10 दूनी 20 हो गया, एल की घात 2 में से एक एल बाहर एक एल अंदर बचा रहेगा, एम बाहर आ चुका है, प्लस 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 10 यहाँ 30, ए बचा हुआ है, एल बाहर आ गया, एम बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो एक गुणनखंड ये हुआ, एक गुणनखंड ये हुआ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा था ये, अच्छा ये 5वां था, शायद मेरा नंबर चौथा जाएगा, कोई नहीं। अब छठा, छठे में क्या देखो, 5 x की घात 2 y माइनस में 15
एक्स वाई की घात 2। ठीक है, अब आप खुद सोचो थोड़ा कि 5 और 15 है, पहले नंबर सोचो, है ना, किसके पहाड़े में 5 आएगा और 15 आएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन है वो, तो है वो 5। तो हम यहाँ से 5 बाहर ले लेंगे। फिर यहाँ पे x की घात 2 है या x की घात 1 है, x की घात 1 छोटी है तो x की घात 1, y की घात 1, y की घात 2 तो y की घात 1। ठीक है, देखो यहाँ से 5 था, बाहर आ चुका है, x की घात 2 बाहर 1x, यानी 1x तो बचा रहेगा, y बाहर आ चुका है। ठीक है, अब इनको गुणा करोगे तो 5x की घात 2 y सब कुछ मिल रहा है। फिर माइनस 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़े, 15 आ जाए 3 बार। ठीक है, 5 या 15, x बाहर, y की 2 में से y की 1 बाहर है तो 1 y बचा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है ये, कुछ खास नहीं है इसमें इतना कठिन। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया। कौन सा हिस्सा किया हमने, छठा। ठीक है, अब आते हैं सातवें में। सातवें में है 10 a की घात 2 माइनस में 15 b की घात 2 प्लस में 20 c की घात 2। तो देखो 10 15 20 तो 5 के पहाड़े में 10 15 20 सब आएगा। 5 से बड़ा नंबर आपको मिलने वाला है नहीं, जिसके पहाड़े में तीनों आते हैं। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ, 10 हो जाए 2 बार। अच्छा, ए बी और सी में से भी कुछ बाहर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि तीनों के पास होनी चाहिए वो चीज़, तो तीनों के पास तो अलग अलग चीज़ें। तो चलो 5 दूनी 10, ए का वर्ग बचा रहेगा, 5 तियाँ 15, बी का वर्ग बचा रहेगा क्योंकि हमने बी बाहर नहीं लिया है, 5। ठीक है, 5 चौक के 20, सी का वर्ग। तो ये भी हो गया। ठीक है, सातवां। अब बात करते हैं आठवें हिस्से की। आप देखो जो इसका आठवां हिस्सा है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें -4 ए का वर्ग जमा में 4 ए बी और माइनस में 4 सी। तो यहाँ पे आपको क्या एक जैसा दिख रहा है, जो आप बाहर कॉमन ले सकते हो, वेनिश ले सकते हो, 4 देखो सबके पास है पहले तो। उसके बाद ए का वर्ग ए और यहाँ पर ए, तो ए की छोटी घात क्या है, ए की घात 1, यानी ए कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या क्या बचेगा, देखो ये माइनस बचा हुआ है, 4 बाहर है, ए स्क्वायर में से ए बाहर तो 1 ए बचेगा। इसके बाद प्लस 4 बाहर ए बाहर, यहाँ बी बच गया, माइनस 4 बाहर ए बाहर तो यहाँ सी बच गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले हिस्से की। ठीक, नौवां हिस्सा ये रहा। 9वें हिस्से में है x की घात 2 y z प्लस x y की घात 2 z फिर x y z की घात 2। ठीक है, तो क्या एक जैसा चीज़ दिख रही है तीनों में, देखो x की पहले पहले x की बात करते हैं, x की घात 2 x और x, तो एक x बाहर आएगा, x की घात छोटी बाहर लेनी है। फिर y की घात देखो छोटी कौन सी है, 1, फिर z का वर्ग यानी z 1 बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो पहले इसमें देखो पहले पद में x की घात 2 में से एक x बाहर आया तो एक x तो बचा रहेगा, y बाहर z बाहर। फिर इसमें आ जाओ, x बाहर, y की घात 2 में से एक y बाहर है तो एक y बचा रहेगा, z अकेला था बाहर आ गया। यहाँ पे देखो x y बाहर, z की घात 2 में से एक z बाहर तो एक z बचा रहेगा। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। अब आ जाओ आखिरी पार्ट पे इसके, जो इसका आखिरी हिस्सा है यानी 10वां हिस्सा है। इसमें क्या दिया हुआ है, a x की घात 2 y, फिर क्या है यहाँ पर b x y की घात 2, फिर क्या है c x y z। चलो पहले देखो, क्या a सबके पास है, a सबके पास नहीं है। क्या x सबके पास है, x की घात 2 x सबके पास है, तो छोटा कहाँ पे है, x की घात 1। चलो फिर y देखो, y भी सबके पास है, छोटी घात क्या है y की 1। ठीक है ना, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो y की 1 सबके पास मिल जाएगी। अंदर देखो क्या बचेगा, a हमने बाहर नहीं लिया तो a यहाँ बचा रहेगा, x की घात 2 में से एक x बाहर आया तो ये रहा, y बाहर है। यहाँ से देखो b बाहर नहीं आया है, x बाहर आया है, y की घात 2 में से एक y बाहर आया तो एक y बचा रहेगा, c बाहर नहीं आया है, y बाहर आया है और x बाहर आया है, z बाहर नहीं आया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ये 10वां हिस्सा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दूसरा सवाल समझ में आया। अब बात करते हैं तीसरे की। अब देखो जो तीसरा, इसमें भी मैं गुणनखंड करने, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा अलग सवाल है। पहला हिस्सा देखते हैं इसका, x की घात 2 जमा में xy जमा में 8x जमा में 8y।
ठीक है। आप इसका कोई सा भी हिस्सा देखोगे ज़्यादातर आपको 4 पद नज़र आएंगे, है ना। तो 4 पदों को हमें क्या करना है, 2-2 के ग्रुप में बांट लेना है और वहाँ से जो उभयनिष्ठ निकलता है, कॉमन निकलता है, वो देखना है। जैसे चलो देखते हैं, अगर मैं इनको अलग रखूँ, इन दोनों को अलग रखूँ, तो इन दोनों में क्या क्या है उभयनिष्ठ, ठीक है। तो शुरुआत में देखो x की घात इन दोनों में देखना है, ठीक। तो यहाँ से x की घात 2, x की घात 1, एक x बाहर आएगा उभयनिष्ठ यानी कॉमन, ठीक है। इन दोनों में से एक x बाहर लिया तो एक x बचा होगा, x y में से x बाहर है तो y बचा होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है। इसके बाद इन दोनों में से देखो, ठीक है, निशान जो भी है यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देता हूँ। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, तो 8 के पाड़े में 8 भी आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो 8 बाहर, x y में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों के पास हो। इसके पास x है, y नहीं है, इसके पास y है, x नहीं है, तो वो हम बाहर नहीं लेंगे। अंदर क्या बचेगा देखो, 8 गुणा में x, ठीक है। 8 बाहर आ चुका है, x बचा हुआ है, 8 बाहर आ चुका है, y बचा हुआ है। अब आपको चेक करना है कि अगर आपने सही जोड़ा बनाया था, हो सकता है कि यहाँ पे आपने जोड़ा ही गलत बनाया हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर सवाल में ऐसा होगा कि जो शुरू में 2 मिल रहा है आप उन्हीं को एक साथ रखोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने शुरू वाला साथ में रखा, वो सही है या नहीं ये चेक करना है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो ब्रैकेट में आया है वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर एक जैसा है तो मतलब ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, तो जो एक जैसी ये चीज़ें आपको दिख रही हैं इसी को आप बाहर ले लो दोनों में से, x प्लस वाई। कहने का मतलब है अब इस पूरे को देखना है आपको, इस पूरे में से इसको एक देखना है, इसको एक देखना है, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई, ठीक है, बाहर लिया तो क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है। यहाँ से x प्लस वाई यानी कि ये चीज़ भूल जाओ, क्या बचा हुआ है, प्लस का 8 बचा हुआ है। जिसको समझ में नहीं आया फिर समझाता हूँ। इस पूरे में से और इस पूरे में से x प्लस वाई एक जैसा था, बाहर निकाल लिया उभयनिष्ठ। फिर यहाँ से x प्लस वाई बाहर निकाला तो क्या बचा था, x यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ से x प्लस वाई बाहर निकाला तो क्या बचा, प्लस 8 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी इसके 2 गुणनखंड, एक ये, ठीक। तो पहला हिस्सा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। देखो जो दूसरा हिस्सा है इसको पहले उतार लेता हूँ मैं। इसमें दिया है 15xy माइनस में 6x प्लस में 5y माइनस में 2, ठीक है। अब चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इनमें से और इसमें से क्या क्या एक जैसा आ रहा है। तो पहले इधर दे देखो, यहाँ से ऐसा नंबर ढूंढो जिसके बारे में 15 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, वो सबसे बड़ा नंबर है 3, है ना। 3 के पाड़े में 15 और 6 दोनों आ जाएंगे, तो चलो 3 बाहर ले लिया। यहाँ पे x भी बाहर आ जाएगा, दोनों के पास है। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पंजे 15, x बाहर है, y बच गया, और ये बाहर है, माइनस रहेगा। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, x तो बाहर आ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे निशान क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉमन ले सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि भाई 5 और 2 में कुछ भी नहीं दिख रहा उभयनिष्ठ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक के पाड़े में 5 भी आएगा, एक के पाड़े में 2 भी आएगा, तो एक ही लेंगे बाहर। जब आप एक बाहर ले रहे हो तो एक का पहाड़ा 5y बार पढ़ोगे, 5y रहेगा, माइनस एक का पहाड़ा 2 बार, ठीक है। चेक करो कि क्या ये दोनों एक जैसा आया है, हाँ, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 5y माइनस 2 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, मतलब हमने यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से इसको निकाल लिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हटा दोगे क्या बचा हुआ है, 3x, यानी यहाँ आएगा 3x, और यहाँ से ये बाहर ले लिया है तो क्या बचा है बाहर, +1, ठीक है। तो ये हो गया, ये था इसका दूसरा हिस्सा। अब बात करते हैं इसके तीसरे हिस्से की। देखो तीसरे हिस्से में यहाँ क्या है, ax जमा में bx माइनस में ay माइनस में by। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है यार, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इन दोनों में से तो x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया तो यहाँ a बचा हुआ है, यहाँ से x बाहर है तो यहाँ b बचा हुआ है, यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ भी है माइनस, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया, y तो y, ठीक है। तो माइनस y यानी a बचा हुआ है, माइनस कॉमन लेते हो तो याद रखना यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आएगा, फिर क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस कॉमन लोगे तो जो भी निशान यहाँ पे है उसका उल्टा यहाँ पे आएगा, ठीक है। y बाहर आए तो b। अब फिर से देख लो, a प्लस बी एक जैसा है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a प्लस बी कॉमन है तो x बचा हुआ है, यहाँ से ये तो माइनस y बचा हुआ है, ठीक।
तो ये तीसरा भी हो गया। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा क्या है, ये रहा, ठीक, 15 PQ प्लस में 15 प्लस में 9Q प्लस में 25P, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँ और इन दोनों में से लूँ तो क्या बात बनेगी, देखते हैं। यहाँ से अगर कॉमन लूँगा तो 15, यहाँ भी 15, पूरा 15 ही बाहर आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे प्लस में 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी कॉमन ले लूँ कहीं प्लस में 1 तो नहीं बचेगा ना, तो मतलब ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट कॉमन लोगे कुछ गड़बड़ आ जाएगा मामला, ठीक है। तो कैसे करते हैं, चलो 15PQ, इसके साथ लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, कैसे पता लगा वो समझाता हूँ, पहले लिख लूँ। फिर ये 25P है और ये 15 मैं आखिर में लिख देता हूँ। मैंने क्या किया, ये और ये एक साथ लिख दिए और ये रहा, लास्ट में ये चला गया 15, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, देखो ऐसा इसलिए किया कि जब मैं इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यानी Q बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक प्योर नंबर बचेगा, यानी लास्ट में प्योर नंबर तो लास्ट में प्योर नंबर, ठीक है। शायद ऐसे काम बन जाए क्योंकि इसके पास भी PQ नहीं होगा। चलो देख लेते हैं एक बार, नहीं बना तो दोबारा अरेंज करना पड़ेगा और क्या, ठीक है। तो 3 के पहाड़े में 15, 3 के पहाड़े में 9, यानी यहाँ 3 बाहर आया। यहाँ पे P है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ Q है, लेकिन यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो Q भी बाहर आएगा। तो 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 पंजे 15, P Q तो बाहर आ चुका है, प्लस 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, Q बाहर आ चुका है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक प्योर नंबर बच रहा है 3, है ना। वही मैंने कहा कि सिर्फ प्योर नंबर मैं लास्ट में लिख दूंगा ताकि एक जैसा कुछ हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बाकी चीज़ सवाल अपने आप कर लेगा, ठीक। प्लस यहाँ 25, यहाँ 15, किसके पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में 25 भी 15 भी, 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 पंजे 25, P भी है साथ में, 5 का पहाड़ा 3 बार, ठीक है। देखो ये 3 बच गया, तो मतलब ये और ये फिर से एक जैसा है दोनों के पास, तो 5P प्लस में 3, यहाँ से हटा दो, यहाँ क्या बचा है 3Q, और ये है क्या बचा है 5, ठीक है। 3Q प्लस में 5, चलो तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं इसके अगले हिस्से की और आखिरी हिस्से की। तो इसका जो अगला और आखिरी हिस्सा है उसमें क्या है, Z-7 प्लस में 7XY माइनस XYZ, ठीक है। तो यहाँ से Z-7 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं XY बाहर लूँगा तो 7 माइनस Z बचेगा, ठीक है। कुछ कुछ बन रहा है, तो चलो इन दोनों में से कुछ नहीं दिख रहा तो एक कॉमन आएगा, ठीक है। एक तो आप ले सकते हो, प्लस यहाँ से 7 है, यहाँ नहीं है, x बाहर आया, y बाहर आया, अंदर देखो क्या बचा, XY बाहर तो 7 बचा हुआ है, माइनस XY बाहर तो Z बचा हुआ है। अब क्या ये और ये एक जैसे हैं, नहीं, एक जैसे नहीं है। तो एक जैसे है नहीं, लेकिन हम बना सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। कैसे, इसमें से माइनस बाहर ले लो, ठीक है। चलो इसको ऐसे रहने दो, देखो यहाँ से माइनस बाहर लिया, मतलब ये निशान बदल दो, प्लस है ना तो प्लस की जगह माइनस कर दिया। अगर आप माइनस बाहर लेते हो ऐसे, यानी प्लस वाले निशान को माइनस लिख देते हो तो अंदर का सारा निशान बदल जाता है, मतलब Z माइनस का था Z प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस का था 7 माइनस का हो जाएगा। ये रूल याद रखना, ठीक है। तो आप देखो अब के एक जैसे हो गए, हाँ। तो यहाँ से Z-7 बाहर आया दोनों जगह से, तो यहाँ से Z-7 हटाया गया, बचा 1 बचा हुआ है, और यहाँ से Z-7 बाहर हटा के बचा हुआ -XY। तो ये सवाल भी हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।